ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर की वारदात पर सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। बड़ी खबर, कानपुर की वारदात पर सीएम ने संभाली कमान। सीएम योगी ने तमाम अफसरों से बात की है। कानपुर की घटना पर सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने तमाम अफसरों से बात की है। कमान संभाल लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अपर मुख्य सचिव गृह ने सीएम योगी को अपडेट दिया है अब तक का। इस घटना में, इस वारदात में क्या कुछ अपडेट हुआ है, वो सारी जानकारी सीएम योगी को अपर मुख्य सचिव गृह ने दी है। और अब सीएम योगी ने इस मामले में कमान संभाल ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर की वारदात पर सीएम प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर। मौके पर मौजूद हैं प्रभात अवस्थी। प्रभात, जिस तरह से अब कानपुर की वारदात पर सीएम ने भी कमान संभाल ली है, तमाम अफसरों से बात की जा रही है, मौके पर किस तरह की हलचल है? कई अधिकारियों को भी भेजा गया होगा, वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर की वारदात पर सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। सीएम योगी ने तमाम अफसरों से बात की है। अपर मुख्य सचिव गृह ने सीएम योगी को अपडेट दिया है इस वारदात में। कानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। कैसे ये वारदात हुई है, अपराधी को विकास दुबे, उसको कैसे पता चला कि पुलिस दबिश देने आ रही है, कैसे सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत पुलिस की टीम पर इसने हमला किया। घर की छतों के ऊपर से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें एक सीओ भी मौजूद शामिल हैं। तो ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। और अब सीएम योगी ने इस वारदात के बाद कमान संभाल ली है। तमाम अफसरों से सीएम योगी ने बात की है। अपर मुख्य सचिव गृह ने सीएम योगी को अपडेट दिया है। और एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं यूपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से ये पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है, क्या माना जाए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? जिस तरह से घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया एक बदमाश ने। कौशल, सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि ये जो जिस शख्स का नाम दिया जा रहा है विकास दुबे, विकास, इसको विकास विक्रू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विक्रू गांव का रहने वाला था, जो शिवली थाना क्षेत्र पड़ता है। और वहां पर इसने अपनी रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाकर रखी हुई थी। और एक शख्स कैसे पूरे सिस्टम पर भारी पड़ जाता है, ये देखने वाली बात है। खास बात है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की 2001 में सरकार थी, उस समय शिवली थाने के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या ये शख्स कर देता है। और उसके बाद ये लगातार पुलिस से आंख मिचौनी करता रहता है, कभी जमानत पर बाहर आता है और एक उसकी फॉलोइंग रहती है। और कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान आया हो, वो अपना काम करता रहता है, बिल्कुल बिना किसी भी रुकावट के। और आज ऐसी स्थिति आ जाती है कि 8 पुलिस वालों को शहीद होना पड़ता है। तो ये पुलिस प्रशासन और जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। और खास तौर से ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को ये मार डालता है थाने के अंदर घुसकर। और आज 8 पुलिस वालों को जब उसके गांव में वो जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। तो कौशल, इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि इसमें कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम वो अछूता नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से इस आदमी की यहाँ पर पैठ रहती है और वो ये वारदात करने में अंजाम हो जाता है। और आज इस तरीके से जो दृश्य चल रहे हैं वो दुखद तो है ही, और पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पुलिस वाले जाते हैं, उनकी क्या तैयारियां थी। और वो सोच भी नहीं सकते थे कि पूरा गांव इस तरीके से पुलिस वालों पर, पुलिस पार्टी पर हमला कर देगा। और एक आपको जानकारी और मैं बता दूं कि विकास दुबे ने संतोष शर्मा को मारा, तो आपको संतोष शुक्ला जिनको मारा था, वो बहुत करीबी माने जाते थे। उस समय कारागार मंत्री होते थे शिव प्रताप शुक्ला, और जो अभी वित्त राज्य मंत्री थे, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, सीएम के क्षेत्र के रहने वाले, उन्होंने भी काफी जोर लगाया था कि लगातार ये व्यक्ति कैसे घूमता रह सकता है। तो पिछले साल इस आदमी से, इस शख्स के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, उसको ऐसा अंदेशा हुआ कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। तो उसने लखनऊ में अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया।
आप देखिए व्यवस्था कैसे, उसके पास एक एक सूचना पहुंचती रहती है। जब उसको लगता है 1 साल पहले कि इसी सरकार में, योगी सरकार में ही उसको पता चल जाता है कि उसको पुलिस पकड़ने वाली, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो वो लखनऊ में गिरफ्तारी देता है, जमानत पर छूट कर फिर आराम से आ जाता है। और जब पुलिस फिर दबिश देने जाती है तो उसके पास सूचना पहले पहुंच जाती है। तो ये पूरा जो पुलिस तंत्र है किस तरीके से यहाँ पर लूप होल्स हैं, ये उसकी तरफ इशारा करता है कौशल। जी राजकिशोर जी, एक ये आमतौर पर इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं कि ऐसे कोई नामी बदमाश होता है, हिस्ट्री शीटर होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता है, जिस वजह से वो गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं, पुलिस की फरार रहते हैं। क्या इसको भी उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि इतने सालों से वे फरार घूम रहा था, पुलिस को इसकी खबर नहीं मिलती थी, और अब जब खबर मिली तो उसने पहले से उसको सूचना मिल गई कि पुलिस टीम आने वाली है, तो इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दे दिया? बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कौशल, कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था में उसके अपने सूत्र इतने मजबूत हैं कि पुलिस क्या करने जा रही है उस गुंडे को पता होता है, उस हिस्ट्री शीटर को पता होता है, और पुलिस के जवान किस तरीके से शहीद हो गए, सीओ उसमें शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है, ये देखना पड़ेगा योगी सरकार को और उनके पूरे उनका जो मैनेजमेंट देखने वाले जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि इस तरीके से एक जो बीजेपी की सरकार में ही उनके मंत्री की हत्या करने वाला आज इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है। वो 2001 था, ये 2020 है। 19 साल से वो शख्स खुलेआम छुट्टा घूम रहा था, उसका कुछ कोई नहीं कर पाया था, और आज वो इस वारदात को अंजाम देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए भी सवाल है। और हाँ, एक बात में जरूर, जो आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण की बात कही, निश्चित तौर पे संतोष शुक्ला, मैं आपको बता दूं, बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र जाती है जिसके अंतर्गत ये इलाका आता है। श्याम बिहारी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से उस समय वहां से सांसद हुआ करते थे। ये उनके खिलाफ जो भी राजनीतिक दल, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके लिए वो अपनी वोट, चूंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, आपने बिल्कुल सही इशारा किया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के मद्देनजर वो विकास विक्रू की शरण में होते थे। वहां विकास विक्रू उनका चेला नहीं होता था। स्थिति ये होती थी कि इस आदमी ने इस तरीके का अपना रसूख बना के रखा हुआ था, और इसके साथ इस तरीके की टीम थी, और आप समझ सकते हैं कि ये टीम ना होती तो इस तरीके से खाकी वर्दी पर 8 पुलिस वालों को शहीद करते। ऐसी वारदात तो कश्मीर और छत्तीसगढ़ और इन जगहों पे नक्सली हमलों में और आतंकवादी हमलों में आती है। एक इस तरीके से छोटे से गांव में पुलिस का दल जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरी व्यवस्था पर, जो हुआ और कैसे उसको सूचना मिली, ये देखने वाली बात है। राजकिशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट क्या है वो प्रभात अवस्थी से जान लेते हैं। प्रभात अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात, आप मौके पर मौजूद हैं, अधिकारी भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, पुलिस ने पूरे गांव को घेर रखा है। फिलहाल किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, अभी अपडेट क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सभी लोग जो गांव के बाहर का हिस्सा है वहाँ पर गए हुए हैं, और किसी को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, जो एक्शन है वो जारी है। हालांकि सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन अभी अधिकारी कोई पुष्टि नहीं है। और जो आप ये मेरे पीछे की रास्ता देख रहे हैं, आप देखिए गाँव से जो अंदर के जो पुलिसकर्मी हैं वो निकल कर बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पूरा क्षेत्र है, ये इसी रोड पर पीछे जाकर विकास दुबे का घर है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और सबसे अहम, जिस तरह से सर भी बता रहे थे कि वहां पर जानकारी हो जाती है तो खास तौर पे ये तैयारी थी, क्योंकि पुलिस उनके घर तक ना पहुंचे, लिहाजा घर के आसपास जो जेसीबी हैं उनको खड़ा किया गया था, जिससे कि पुलिस की गाड़ियां ना पहुंच सके, और जैसे ही पुलिस उतर के पहुंचती है और तुरंत फायरिंग हो जाती है। वहीं अगर राजनीति की बात की जाए तो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से हत्या कर देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद विकास दुबे का जो सिक्का है वो पूरे कानपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में चलता था। और विकास दुबे की जो वसूली है, अगर कहा जाए कि गुंडा टैक्स है, वो पूरे कानपुर में, कोचिंग मंडी में, सभी जगह पर एक नाम चलता था और पूरी तरफ से, चारों तरफ से वसूली आती थी। वहीं घटना के बाद विकास दुबे जो है वो राजनीति की तरफ रुख करते हैं और खुद जिला पंचायत सदस्य भी बनते हैं इसी क्षेत्र से। तो एक बड़ा सवाल निशान है कि जिस तरह से एक अपराधी जो है वो मंत्री की हत्या करने के बाद सुर्खियों में आता है, और सुर्खियों में आने के बाद वो नेता बनता है, और आज वही अपराधी जो है वो पुलिस वालों के लिए काल बन गया, जहां पर हमारे 8 जो पुलिसकर्मी है वो शहीद हो जाते हैं। तो एक सवालिया निशान सिस्टम के ऊपर भी उठता है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से वहां पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे हैं तो इतनी तैयारी से थे, क्योंकि जिस तरह की पूरी घटना की गई है, क्योंकि पुलिसकर्मियों के पास असलहे होते हैं, उनके हथियार होते हैं, बावजूद उसके
कुछ ज़्यादा ही तैयारी से रहे होंगे, तभी जो पुलिसकर्मी है वो उनका सामना नहीं कर पाए, इतनी बड़ी घटना हो गई। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है प्रशासन की कितने लोगों को मुठभेड़ में मारा गया है, कितने लोगों को नहीं मारा गया है। जितने भी अधिकारी हैं, जो यूनिट है, और सबसे एक अहम बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले विकास दुबे को लखनऊ एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था और कुछ दिन पहले ही विकास दुबे जो है वो छूटकर बाहर आए थे। तो संरक्षण के चलते ही लगातार अंदर जाना और बाहर आने का जो सिलसिला है वो चलता रहता था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। यही वजह है कि जब पहला हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो विकास दुबे हैं वो एक दहशत का नाम बन गए थे और पूरे क्षेत्र में उनकी जो हनक है वो चलती थी और लगातार जो वसूली है। आप बने रहिए प्रभात, हमारे साथ एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरह से अब ये जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में इस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश में कानून का राज है, तो क्या माना जाए, क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस बार इस अपराधी की जो हिस्ट्री है वो यहीं रुक जाएगी? देखिए, कहने सुनने में अच्छा लगता है और वो जैसा कह रहे हैं हम यकीन करते हैं कि इस पे कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, निश्चित तौर पे विकास दुबे किस तरीके से उन्हीं के सिस्टम के नीचे किस तरीके से वो बच के निकलता रहा है। और एसटीएफ ने जो बता रहे हैं गिरफ्तार किया, ये बात इसी तरफ मैं इशारा करना चाहता था कि उसको सूचना मिल जाती है और उसके बाद वही एसटीएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद फिर वो छूट के चला आता है। और ये मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस राजनीतिक दल को उससे फायदा हो रहा था वो उसको पालता था, पोसता था, उसको संरक्षण करता था, क्योंकि उसकी निगहबानी में जो वोटों की बागवानी होती थी, वो वोट चाहिए होते थे राजनीतिक दलों को और विकास उसके लिए उनका हथियार होता था। तो इस तरीके से सिस्टम में उसने अपने लोग बना के रखे होते। और आपको एक बात और बताऊं, इस पूरे क्षेत्र में, चूंकि इस पूरे क्षेत्र से थोड़ा सा परिचित भी हूं मैं, इस पूरे क्षेत्र में जो तमाम नीचे जो कांस्टेबल लेवल पे जो पुलिस वाले हैं और जो तमाम इस तरीके के जो अधिकारी हैं, उन सबके बीच में उसके कैसे सूत्र बने हुए थे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 19 साल बाद भी राज्य मंत्री की हत्या करने के बाद जो शख्स घूमता रहा हो, जिला पंचायत का सदस्य बन जाता हो, जिसका राजनीतिक कैरियर बनता हो, तो ऐसा तो उसका हौसला बढ़ना ही था। और आप देखिए कि जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तो बदमाश भागते हैं, इस तरीके से उस पर उल्टी कार्रवाई नहीं करते। तो उसको ये मालूम था कि पुलिस यहाँ पर आई हुई है, वो कुछ एक्शन लेगी, तो इससे पहले वो इस एक्सट्रीम अप्रोच तक चला गया और 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है। अब खबरें आ रही हैं कि 3 लोग, गांव के लोग भी या जो उसके विकास दुबे के गैंग के लोग भी शहीद हुए हैं। तो यहाँ गैंग क्या, पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा इलाका ही उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नजर आता है कि वो राज्य मंत्री को मार कर भी खुला घूम सकता है, वो वसूली कर सकता है। जो कोचिंग मंडी, आपको याद होगा कानपुर में बहुत बड़ी कोचिंग मंडी चलती है काकादेव के पास में, जहां पर जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ये जो आपके मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी होती है, उनसे जो भी चलाने वाले हैं उनसे एक तरीके का टैक्स लेना, उसमें जो कुछ बदमाश कानपुर के होते थे उसमें से विकास दुबे की इस तरीके से अर्निंग चलती रही। तो यह क्या किसी को पता ही नहीं था? वो लगातार वारदात पे वारदात को अंजाम देता हुआ चला आ रहा था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। संतोष शुक्ला जिसकी हत्या की थी, उसके बाद सरकारें वहां पर सपा की रही, बसपा की रही, पहले उनका संरक्षण मिलता रहा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उसके सूत्र कायम रहते हैं, उसका जलवा कायम रहता है और वो 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को मार डालता है। ऐसी घटना तो उत्तर प्रदेश में हुई नहीं। ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा वक्तव्य है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरी व्यवस्था पर। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राजकिशोर जी, यही एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य मंत्री की हत्या के बाद वो जिला पंचायत सदस्य बन जाता है, तो क्या इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें वरना आम हो जाएंगी? देखिए, व्यवस्था में बदलाव तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कौशल, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर कानून के राज का जो बात अभी प्रमुख सचिव गृह ने कही है, अभी अवस्थी ने या हितेश चंद्र अवस्थी जो डीजीपी ने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को उपयुक्त सजा मिले, उनको पकड़ा जाए या उनको किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप मान कर चलिए कि कानून से भरोसा आम आदमी का उठता है। लोगों को लगता है कि जब राज्य मंत्री को मार के आदमी घूम सकता है, पुलिस वालों को मार के आदमी घूम सकता है, तो इसके बाद क्या बचा? तो वो शख्स तो फिर वहां पर, और आप जानते हैं कि जिस तरीके की मानसिकता है ये पूरे क्षेत्र में, जितना ग्रामीण इलाकों में आप चलते चले जाइए, चूंकि ये इलाका आप देखेंगे तो इससे थोड़ी दूरी पे आप जाएंगे तो इसी इलाके में ये बेहमई
कांड थोड़ा सा आगे बेहमई गांव पड़ जाता है, फूलन देवी, लाला राम, और ये जो पूरा इलाका ही डकैतों के लिए कभी बहुत ज्यादा कुख्यात रहा है, इससे जुड़ा हुआ इलाका ही है। तो ये सारा पूरा इलाका भी जो है उसी तरीके की मानसिकता से गुजरता है, और उसको लगता है कि ये एक जो मर्दानगी दिखाई गई है, जो उसमें पौरुष दिखाया है, वो उसके साथ में लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस शख्स को तुरंत सजा दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप मान के चलिए कि आप कितनी भी बातें आप कर ले, कानून का राज इस तरीके से स्थापित कर पाना और कानून पर भरोसा कायम करवा पाना इतना आसान नहीं होगा। और राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर, भले ही वो राजनीतिक दल ही इस व्यक्ति को पालने पोसने में जिम्मेदार रहे हो, निश्चित तौर पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कौशल, क्योंकि बहुत शुरुआत से देखा है इस शख्स को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार और सत्ता जिसकी होती, जिम्मेदारी उसकी होती है, और उन्हीं का पहले मंत्री मारा गया तो उनके राज्य में पुलिस वाले मारे गए हैं, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। तो भले ही ये राजनीतिक व्यवस्था की जो गंदगी का कुकुरमुत्ता हो ये शख्स, लेकिन सवाल उठेंगे सत्ता प्रतिष्ठान पे, और सत्ता को ये जवाब देने पड़ेंगे, और इतने कठिन होंगे कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर इस पे कोई बड़ी सफलता पुलिस को नहीं मिलती है, तो आप मान के चलिए कि सरकार के ऊपर और पूरे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, और जिस पर कोई भी सफाई काम नहीं आने वाला। बिल्कुल सवाल उठेंगे, लेकिन सर अब विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है यूपी सरकार पर हमला बोलने का, क्योंकि कानून व्यवस्था तो भाजपा का चुनावी मुद्दा भी रहा था। जी बिल्कुल, जो अराजकता और जो पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, या जो पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस वालों पे कार्रवाई होती रही है अखिलेश यादव सरकार में, जो सवाल उठाए जाते रहे, अब 8 पुलिस वालों की शहादत का जवाब देना, आप समझ सकते हैं कौशल। पहली बात तो ये इतनी दुखद घटना है कि जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने गए थे उनको एक गांव में जाते ही मार दिया जाता है, और दुस्साहस आप देखिए, ये हौसला नहीं है, दुस्साहस है। किस तरीके से इसको अंजाम दे दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है, और वो इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोप होंगे कि साहब आप बचा रहे थे, वो तो आपकी तरफ से जिला पंचायत सदस्य था, आपने उसको संरक्षण दिया था, आप उसकी जमानत लेने गए थे, आप ही उसके निगहबान थे, वो सब बातें होंगी, लेकिन ये सब चीजें पीछे छोड़िए। लेकिन समाज के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके के जो नृशंस हत्याकांड को जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी कानून का राज होगा। इस सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के लिए हो गया है कि इस तरीके के तत्व खुले नहीं छूटने चाहिए। जी, तो आपका ओपिनियन क्या कहता है, ये योगी सरकार है, इसमें इस तरह के अपराधियों पर लगाम लग जाएगी? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जहां तक अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, माना जा सकता है कि सख्ती पूरी होगी, लेकिन सवाल है कि इस काम को अंजाम कौन देगा। इस काम को अंजाम देने खुद मुख्यमंत्री या जो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी वो तो नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उनका एक दिशा निर्देश, एक उनकी सोच और एक उनका विचार होता है, जिसके आधार पर नीचे काम होता है। मेरे देखने के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस समय भी, क्योंकि इस शख्स के पीछे तमाम राजनीतिक लोग इसका संरक्षण देते रहे हैं, और सिस्टम में, व्यवस्था में इसके लोग भी रहे हैं, तो किस तरीके से इस शख्स को कौन बचाता है, इसको कहीं फरार करा देने में किस तरीके से कोई मदद न कर दे, ये देखना होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पुलिस जब चाह लेती है, और जब पुलिस के अस्मिता पर सवाल होता है, उत्तर प्रदेश सक्षम पूरी तरीके से है, और जब उसके मान, अभिमान, स्वाभिमान या आन आती है, वो किसी भी घटना को अंजाम दे जाती है, और कोई भी अपराधी इतना बड़ा नहीं होता है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नतमस्तक ना होता हो। प्रश्न ये है कि वो वाकई उस तरीके से उस शासन ने, प्रशासन ने ठान ली हो और सही लोगों का चयन किया हो, क्योंकि हमने तमाम लोगों को देखा है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जिनको ठिकाने पर लाया गया है। जी सर, प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात भी मौके पर मौजूद है लगातार। प्रभात, जिस तरह से पुलिस अब गांव में गश्त कर रही है, पुलिस ने गांव को घेर रखा है, कुछ ग्रामीणों से भी बात की है क्या पुलिस ने? कुछ सुराग मिल पा रहा है इन बदमाशों का? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि दो सहयोगी हैं उनको मार गिराया गया है। यानी जो अभी तक चल रहा था कि 3 लोगों की मुठभेड़ में मौत, मतलब मार गिराया गया, तो अभी तो जानकारी जो मिल रही है उसमें ये आ रही है कि 2 जो विकास दुबे के सहयोगी हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे, उनको दूर दूसरी जगह जहाँ एक्शन चल रहा है वहाँ पे मार गिराया गया। लेकिन हालांकि इसकी भी अभी अधिकारी जो है वो ऑन कैमरा पुष्टि नहीं कर रहे हैं अभी। हालांकि जो मुंह जवानी और वर्बली है वही बता रहे हैं। और अगर बात जिस तरह से अभी पूरी चल रही थी उस पर अगर कहा जाए, तो जिस तरह से कानपुर की अगर बात करें, तो कानपुर में पिछले 1 साल से लगातार एक परंपरा चल रही है, जिसके चलते रात में अपराधी उठाए जाते हैं, उसके बाद उनके पैर में गोली मारी जाती है और सुबह वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन
और दावा किया जाता है कि अपराधियों पर डर जो है वो बन रहा है। लगातार जो हाफ एनकाउंटर की प्रक्रिया है, पिछले 1 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब ये रात को पुलिसकर्मी जो है वो एक अपराधी के पैर में गोली ना मारते हो। लेकिन यहाँ पर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार जब आप रोज एनकाउंटर कर रहे हैं तो अपराधियों के अंदर दहशत का माहौल होना चाहिए था, अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए था। आप दावा कर रहे हैं कि अपराधी डरे हुए हैं, अपराधी या तो जेल के अंदर है या तो भाग गए हैं। रोज हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है, एक भी दिन नहीं ऐसा जा रहा। और ऐसे में यहाँ पर 5 जो सिपाही हैं, जो 8 पुलिसकर्मी हैं, उनकी मौत हो जाना सवाल खड़ा करता है कानपुर के सिस्टम पर भी और कानपुर की पुलिस व्यवस्था पर भी कि लगातार जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे थे और यहाँ पर जब दबिश देने जाती है तो पुलिस के ऊपर ही हमला हो जाता है। जी बिल्कुल प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।